तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि गुप्तों के सामंत कौन, सॉरी, कुषाण, कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त। और गुप्त के सामंत कौन है ना? और मैंने बताया था कि कैसे सामंती व्यवस्था में सामंत राजा का अतिक्रमण करके राजा बन जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, क्लियर है ना? तो जैसे गुप्त राजा बन जाएंगे तो गुप्तों के ही सामंत कौन रहेंगे बताइए? वर्धन रहेंगे। तो गुप्त के ही सामंत कौन है? वर्धन। तो वर्धन ही अगले क्या बन जाएंगे बताइए? शासक बन जाएंगे। इस बीच में कुछ हौच पौच भी हुआ, क्या हुआ? हूणों का आक्रमण। हालांकि हूण आक्रमण किए, आक्रमण करने के बाद चले गए, तो इसलिए हूण यहां पे नहीं रह गए। समझ में आया? ठीक है। अब जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो पूरा भारत छोटे छोटे राजवंशों में बट गया। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जो छोटे छोटे सामंत होंगे तो बोलेंगे ले अब तो राजा मर गया है, तो यहां का राजा कौन? मैं ही राजा। लेकिन इन्हीं में से सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास था? तो सबसे बड़ा क्षेत्र एक व्यक्ति के पास था, जिसका नाम क्या था बताइए? पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति। ठीक है। तो चूंकि इसका क्षेत्र क्या था बताइए? सबसे बड़ा था। ठीक है। पूरा नाम इसका क्या था बताइए? पुष्यभूति वर्धन। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये क्या बना, ये इसका जो क्षेत्र था हम देखें तो जो हरियाणा में थानेश्वर है, हरियाणा में थानेश्वर है, तो ये इसकी क्या थी बताइए? कैपिटल थी। समझ में आया? तो हरियाणा का थानेश्वर इसकी कैपिटल थी, क्षेत्र इसका सबसे बड़ा था, ये अगला शासक बनता है। तो इस प्रकार से वर्धन वंश का संस्थापक कौन होगा? पुष्यभूति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर से ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। जैसे श्रीगुप्त क्या था? गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम था। ठीक है। तो आगे चल करके जो वास्तविक संस्थापक बनेगा तो वो कौन बनेगा? प्रभाकर वर्धन। तो अगला शासक कौन है? प्रभाकर वर्धन। तो ये क्या बनेगा? वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि ये साम्राज्य का क्या करेगा बताइए? विस्तार करेगा, इसलिए। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो कौन है बताइए? प्रभाकर वर्धन। और वर्धन वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कि पुष्यभूति वर्धन। इनकी राजधानी क्या है? थानेश्वर। इनकी प्रारंभिक राजधानी या उत्पत्ति या कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या थी बताइए? थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। ठीक है, सर को बता दो क्लास में, है ना? तो राजधानी क्या थी उसकी? थानेश्वर थी। समझ में आया? क्या थी बताइए? थानेश्वर थी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वास्तविक संस्थापक कौन है बताइए? प्रभाकर वर्धन है। समझ में आया? और संस्थापक कौन है बताइए? पुष्यभूति वर्धन है। अब देखिए, अब यही प्रभाकर वर्धन जो है, तो इसके 3 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे? 3 बच्चे होंगे। प्रभाकर वर्धन, अब इसके 3 बच्चे हैं। ठीक है। हाँ, पहला जो बड़ा बच्चा है उसका नाम क्या है? राजवर्धन। जो छोटा बच्चा है उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। और एक लड़की है, राजश्री। ध्यान देना, लड़की है, लड़का नहीं। ठीक है। तो राजश्री क्या हुई? ये इसकी पुत्री। लिख लेना यहाँ पे कि कुछ दिन बाद पढ़ो तो पता चला पुत्र पढ़ो। राजश्री तो गुटका होता है, तो पुत्र ही होगा। समझ रहे हो? कुछ लड़कियों का भी नाम राजश्री होता है कि नहीं होता है? बताओ। ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया। तो इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। किसके? प्रभाकर वर्धन के। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, समझना। ठीक है। इस समय अभी भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति ये है कि यहाँ पे थानेश्वर है। तो थानेश्वर में कौन सा वंश बैठा हुआ है हरियाणा में बताइए? वर्तमान का जो अंबाला वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? वर्धन बैठा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे इनके समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्षेत्र कौन बन जाएगा? कन्नौज। क्योंकि गुप्तों का राज क्या था? कौशाम्बी। कौशाम्बी के बगल में कौन है बताइए? कन्नौज है। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जैसे पहले मगध का इंपॉर्टेंस था, तो गुप्त के समय में आते तक कौन इंपॉर्टेंस हो जाएगा? कौशाम्बी। और वर्धन के समय में कौशाम्बी के जस्ट बगल में कौन बताइए? कन्नौज। और यहां कन्नौज में कौन सा वंश था? मौखरी वंश। मौखरी वंश था।
तो कन्नौज में कौन सा वंश है बताइए? मौखरी वंश है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतिहास को आप जब जब चित्र बना करके पढ़ोगे तो आपको चीजें एक पिक्चर में क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो उसको लाइन को पढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जब आप चित्र बना के पढ़ते हो, मैपिंग करके पढ़ते हो, तो चीजें आपके सब सामने एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी समय अगला शासक, यहाँ का बहुत बड़ा क्षेत्र जो मालवा है, यहाँ पे हमेशा, चूंकि गुजरात में किसका कब्जा हो गया था? शकों का, और मालवा आधा शकों का था, लेकिन शकों का परास्त हो गया तो शक चले गए, तो यहाँ पे दूसरा शासक एक्टिव हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे एक नया व्यक्ति एक्टिव होता है जिसका नाम रहता है देवगुप्त। तो मालवा में कौन आ जाता है? देवगुप्त आ जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी समय हम कहा जाते हैं, देखिए बंगाल में। कहां पे जाते हैं? बंगाल। तो बंगाल में एक ब्राह्मण वंश का शासक जिसका नाम क्या रहता है? गौण वंशी, गौणी ब्राह्मण होते हैं। ठीक है। तो गौण वंश का शासक कौन? शशांक। समझ में आया? ये स्थिति है कहां, किसके समय की बताइए? प्रभाकर वर्धन के समय की स्थिति। समझ में आ गया क्या स्थिति है? सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? पुष्यभूति को। लेकिन अब उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है कि नहीं करना है? तो चूंकि इस समय जो सबसे, इसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ी जगह कौन है? कन्नौज। लेकिन कन्नौज का मौखरी वंश बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो मौखरी वंश से अगर ये लड़ाई करेंगे तो हो सकता है परास्त हो जाए। तो पता चला थानेश्वर भी अपने हाथ में चला जाए। तो इन्होंने देखा, बोले कोई बेटी है क्या? कोई बेटी है? बोलो हाँ। कौन? रासरी। तो रासरी की शादी करा देंगे। रासरी की शादी किससे करा देंगे? मौखरी से करा देंगे। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हो जाएंगे। ठीक है। यहां का मौखरी वंश का जो राजा रहेगा उसका नाम क्या रहेगा बताइए? ग्रहवर्मन रहेगा। तो ग्रहवर्मन की शादी किससे हो गई बताइए? रासरी से हो गई। समझ में आया? तो अब थानेश्वर प्लस कन्नौज दोनों किसका हो गया? वर्धन का। लेकिन अब यहां पे एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी समझना? ठीक है। चूंकि अब यहां पर आप लोग मुझे ये बताओ, मालवा का देवगुप्त भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है? करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? सच बता रहे हो? पक्का? ठीक है। बंगाल का गौणवंश शासक भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, और ये दोनों एक हो गए। तो जब ये दोनों एक हो गए तो ये दोनों भी एक हो जाएंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं होंगे बताइए? बट ऑब्वियस। तो शशांक की बहुत अच्छी मित्रता हो जाएगी। किससे मित्रता हो जाएगी बताइए? देवगुप्त से। किससे हो जाएगी? देवगुप्त से मित्रता हो जाएगी। समझ में आ गया? अब शशांक और देवगुप्त मिलकर के षड्यंत्र रचेंगे। किसको मारने के लिए? कन्नौज। सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन? कन्नौज। ये तो दूर है। ठीक है। तो अब ये लोग कहां जाएंगे बताइए? कन्नौज में। किसको मारने जाएंगे? ग्रहवर्मन। जैसे ग्रहवर्मन शादी किया, इसके ग्रह नक्षत्र वैसे ही खराब चल रहे थे, शनि की 7.5 मारक लगा हुआ था, तो आकर के मार देगा। कौन मार देगा? देवगुप्त आकर के। तो समझ में आया? तो यानी कि यहां पे रासरी। ठीक है। तो रासरी पे कौन अटैक करेगा? देवगुप्त अटैक करेगा। ठीक है। तो यहां पे रासरी, रासरी के पति का नाम क्या है बताओ? ग्रह वर्मन। पर अटैक कौन करेगा? मालवा शासक देवगुप्त। और साथ में इसके कौन रहेगा? शशांक। शशांक किसका क्या करेगा? साथ देगा। ध्यान दीजिएगा, ये वही शशांक है जो बहुत ही ज्यादा क्या है? शक्तिशाली भी है और क्रूर भी है। हालांकि ये किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था। तो ये क्या करेगा कि ये आगे चल करके, चूंकि हर्ष बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा, ठीक है, और ये लोग भी बौद्ध धर्म को क्या है कि ठीक है चलो चल रहा है तो ठीक है, तो शशांक क्या करेगा? शशांक बोधि वृक्ष, जहां पे गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी को उखाड़ के गंगा नदी में फेंक देगा। इसके पहले भी कई लोगों ने बोधि वृक्ष को मतलब जो है तो खत्म करने का प्रयास किया। जैसे गौतम कह रहा हूं, अशोक की जो पहली पत्नी थी उसका नाम क्या था? कारुवाकी। कारुवाकी का पुत्र कीरत। तो कारुवाकी देखा कि यह अशोक पगला गया है बौद्ध धर्म के पीछे, बौद्ध बौद्ध कर रहा है और मुझको और मेरा धर्म दोनों को भूल गया है, तो एक काम करो, चलो बोधि वृक्ष को इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ये लोग एक जहर का इंजेक्शन लगाए थे। किसको? बोधि वृक्ष को। तो बोधि वृक्ष सूख गया था, फिर दोबारा उगा है, फिर तिवारा 4 बार, आज तक कितने बार उग गया? 6 बार। 6वीं पीढ़ी चल रही है, क्योंकि 300 साल बाद उसकी साइकिल रहती है, डेथ हो जाती है। तो अभी जो उसका समय चल रहा है, अगर आप जाएंगे बिहार की बोधगया में देखने, तो मूल वृक्ष की 6वीं पीढ़ी है। और मैंने बताया था ना, महिंद और संघमित्रा उसकी एक ब्रांच श्रीलंका ले जाएंगे और एक ब्रांच कहां? सांची के स्तूप के पास लगा देंगे। समझे? ये पूरी बोधि वृक्ष की क्या है कहानी, एक दिन शॉर्ट में मतलब लिखा देंगे। ठीक है, चलो समझ में आया? तो अब देखो, देवगुप्त जाकर के क्या कर देगा? ग्रहवर्मन को मार देगा। समझ में आ गया? ठीक है।
अब इससे किसको दिक्कत हो जाएगी बताइए? इससे दिक्कत हो जाएगी, यहां मार देगा और मारने के बाद फिर क्या बोलेगा कि चलो, रासरी को बोलेगा कि मेरे साथ चलो, अब मैं रासरी गुटखा खाऊंगा। ठीक है, तो अब ये रासरी को क्या कर लेगा? कैद कर लेगा। कहां पे? कन्नौज में कैद कर लेगा। तो इस प्रकार रासरी क्या हो गई बताइए? कैद हो गई। ठीक है, अब बड़ा भाई कौन है? राजवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाएगी? डेथ। तो अगला शासक कौन बनेगा? राजवर्धन। तो जैसे ही राजवर्धन ये पूरी घटना देखेगा तो वो किसको मारने जाएगा? देवगुप्त को। आ रहा है समझ में? किसको मारने जाएगा? देवगुप्त को। तो राजवर्धन, राजवर्धन की लड़ाई किससे होगी बताइए? देवगुप्त से होगी। तो ये क्या करेगा? देवगुप्त को जाकर के मार डालेगा। तो देवगुप्त की कहानी खत्म। ठीक है, तो देवगुप्त का जो मित्र है उसका नाम क्या है बताइए? शशांक। तो ये देखेगा कि अरे इसने मेरे मित्र को मार डाला, मेरा पक्ष कमजोर हो गया, तो अब तो अगला इसका अटैक कौन होगा? मैं हूंगा, मेरा राज्य भी ये हड़प सकते हैं। तो शशांक जाके किसको मार देगा? राजवर्धन को मार देगा, उस पर अटैक करेगा। जब ये जाता रहेगा कहां? अपनी बहन के पास कन्नौज जाएगा, तो रास्ते में ही शशांक किसको मार देगा बताइए? राजवर्धन को। और जैसे ही राजवर्धन को मार देगा तो एक्टिव कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। इस समय हर्षवर्धन की आयु क्या है? 16 साल। तो हर्षवर्धन किसको मारने जाएगा? शशांक को। तो हर्षवर्धन की अब आगे आगे क्या होगा? एक तरफ हर्ष रहेगा और दूसरे तरफ कौन रहेगा बताइए? शशांक। तो अब की बारी हर्षवर्धन किसको मार डालेगा? शशांक को। और कौन जीत जाएगा? हर्षवर्धन। समझ में आया? फिर से बता दें, फिर से बता दें, फिर से देखो। पहली शादी हो रही है रात्रि की ग्रहवर्मन से। तो ग्रहवर्मन को कौन मार दे रहा है? मालवा का शासक देवगुप्त। तो देवगुप्त को कौन मारेगा? क्योंकि मेरी बहन यानी जीजा जी को खत्म कर दिए। अब ये तुम बहन मुड़े आ जाएगी ना, तो ये जाकर के किसको खत्म करेगा? राजवर्धन देवगुप्त को। तो देवगुप्त को राजवर्धन मारेगा तो इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? शशांक। तो शशांक किसको मार देगा? राजवर्धन को। तो राजवर्धन जब मर जाएगा तो अगला कौन आएगा? हर्षवर्धन, छोटा भाई। तो हर्षवर्धन किसको मार देगा? शशांक को। इस प्रकार हर्षवर्धन का साम्राज्य ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? शशांक मरा मतलब बंगाल किसके हाथ में? हर्षवर्धन। ठीक है, थानेश्वर तो उसका था ही। अब बहन वाली भी जगह किसकी हो गई? इसकी हो गई। लेकिन इसी समय ये सब मौका देखते हुए रासरी भाग जाएगी। ठीक है, क्यों भाग जाएगी रासरी? इसलिए भाग जाएगी रासरी क्योंकि क्योंकि उससे विवाह कौन करना चाहता था? देवगुप्त करना चाहता था। तो इसी बीच में जब ये लड़ाई चल रही थी तो वो भाग गई। तो भाग करके जाके मध्य प्रदेश के विंध्य के जंगलों में जाकर के छुप गई और छुपने के बाद आत्मदाह यानी सती होने का प्रयास करने लगी। तो सती होने की उसने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन इसी बीच में कौन मारा गया? राजवर्धन। इसी बीच में फिर कौन मारा गया? शशांक। तो अब हर्षवर्धन जाकर के निकला ढूंढने। किसको ढूंढने निकला? रासरी। तो एक जाकर के आगे जाकर के एक बौद्ध भिक्षु इसे मिलेगा। तो बौद्ध भिक्षु जो रहेगा तो वो बताएगा, वो क्या बताएगा इसको कि जो रासरी है तो वो कहां? विंध्य के घने जंगल, यानी उसका नाम क्या रहता है? आतिश दिवाकर। तो आतिश दिवाकर बौद्ध भिक्षु जाकर के हर्षवर्धन को बताएगा कि तुम्हारी बहन विंध्य के जंगलों की तरफ भागी है। तो हर्षवर्धन पीछा करते 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 जाएगा तो वहां देखेगा कि वो सती हो रही थी, लकड़ी लकड़ी बार दिए थे, आगी आगी बढ़ रही थी, कूदने वाली थी। तो जाके हर्षवर्धन बचा लिया उसको और बचा करके जाकर के कन्नौज की गद्दी में बैठा दिया। तो ध्यान देना, हर्षवर्धन राजा नहीं बना। हर्षवर्धन पूरे अपने जीवन काल में राजा नहीं बना, बल्कि उसने राजा किसको बनाया? अपनी बहन राजश्री को। और उसका क्या बन गया? संरक्षक। और जीवन भर संरक्षक बनकर के उसका शासन किया वहां पे। समझ रहे हो? तो राजा कौन है? राजश्री। और संरक्षक कौन है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन है ना, पूछता है कि किस बौद्ध भिक्षु की सहायता से? तो उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? ठीक है, आतिश दिवाकर। इसके सहयोग से किसको ढूंढ लेता है ये? राजश्री को। और यहां पे मन्नत भी मांगता है। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मन्नत भी मांगता है कि अगर राजश्री मिल गई तो मैं प्रयाग में बहुत बड़े धार्मिक मेले का आयोजन करूंगा। धार्मिक मेले का क्या करूंगा?
आयोजन करूंगा। ठीक है, और वही धार्मिक मेला आज किस नाम से जाना जाता है? कुंभ का मेला, जो कि हर 12 वर्षों में पहले लगाया जाता था, आगे चल करके 4 वर्ष में। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हर्ष का धर्म अगर आपसे कोई पूछे तो इसने बौद्ध धर्म को भी अपने यहां क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और इसी के साथ साथ ये किसको मानता था? शैव को भी, और किसको मानता था? वैष्णव को भी। ठीक है, लेकिन अपने जीवन के ये लास्ट लास्ट साथी तक सबसे ज्यादा प्रभावित किससे रहेगा? बौद्ध धर्म से रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इसी के समय में अब एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति का नाम क्या रहता है? शीलभद्र, जो कि कुलपति रहता है। कहाँ का कुलपति रहता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तक्षशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, जो इसे राजकाज कूटनीति संबंधी ज्ञान देता है, और दिवाकर धर्म, दिवाकर किसका ध्यान देता है? धर्म का। और ये किसका ध्यान देता है? राजकाज कूटनीति का। दोनों बौद्ध थे, तो दोनों के प्रभाव में आता है, और प्रभाव में आकर के हर्ष आगे चल करके एक बहुत बड़ा दानदाता बन जाता है, और सभी को बहुत सारी चीजें क्या करता है? दान में देता है। और चूंकि इसकी मन्नत भी पूरी हो जाती है, बहन भी इसको मिल जाती है, और राजा बनने का तो इसके अंदर लोभ रह नहीं गया था, क्योंकि इसने शिक्षा कहां से ग्रहण कर ली? दिवाकर। और बौद्ध धर्म क्या कहता है? युद्ध नहीं, बुद्ध की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? बुद्ध की। तो समझ में आ रहा है हर्ष का साम्राज्य कितना बड़ा हो गया? देखो, शशांक को चटकाया तो बंगाल इसका हो गया, देवगुप्त को राजगोवर्धन में मारा था तो मालवा इसका हो गया, थानेश्वर के ये थे ही, और कन्नौज। अब ये कन्नौज में ही क्यों बैठेगा? इसलिए क्योंकि यहां बैठेगा तो बाकी राज्य अपने हाथ से क्या है बताइए? निकल जाएंगे। और अगर मालवा में बैठेगा तो बाकी राज्य अपने हाथ से निकल जाएंगे। थानेश्वर में बैठेगा तो बाकी राज्य, तो बीचों बीच कौन है? कन्नौज। इसलिए हर्षवर्धन के समय में सबसे प्रमुख स्थान अब कौन आ जाएगा? कन्नौज। गुप्तों के समय में कौशाम्बी, और उसके पहले मगध, और पुष्यमित्र के समय में उज्जैन। इसके समय में क्या पॉपुलर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? सातवाहनों के समय में आंध्र सातवाहन, अपने आप को सेव करने के लिए वहां चले जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। कुषाण के समय में पेशावर मथुरा, कुषाण के समय में पेशावर मथुरा। और शकों का इंपॉर्टेंट स्थान गुजरात और मालवा, गिरनार, गुजरात और मालवा। रुद्रदामन याद आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। किसने पीट के भगाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। देखो, पूरा हिस्ट्री कनेक्ट करके बताया है। अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो ना, तो सत्यनारायण कथा की तरह बांच दो, जैसे हम बांच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा लिंक करके पढ़ाया है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? जो फ्रॉम द फर्स्ट क्लास बिगिनिंग से पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए तो हिस्ट्री मतलब यूं ऐसे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो, समझ में आ गया। अब देखो, हर्ष की उपलब्धि, देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है मेंस में कि हर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन करिए। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं? हर्ष की उपलब्धि ही तो पढ़ रहे हैं। धार्मिक उपलब्धि देख लिए, राजनीतिक उपलब्धि देख लिए, ये सब क्या है? मतलब एक साथ लिख देना है इसको। ठीक है, चलो, अब बात देखें तो इसके इसके दरबार में भी एक चीनी यात्री आया था, हर्षवर्धन के भी दरबार में, जिसका नाम क्या है बताइए? ह्वेन सांग है। ठीक है, ये जो ह्वेन सांग है, आ रहा है समझ में? ये जो है, तो इसे यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा यात्रा की थी। ह्वेनसांग को क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा अपने जीवन में यात्राएं की थी। ध्यान देना, हा से ह्वेनसांग होता है और हा से हर्ष होता है, तो बहुत कंफ्यूज होता है एग्जाम में। पूछता है ह्वेनसांग किसके समय में, तो हा और हा मिल गया तो हर्ष लगा देना। तो फिर बचा कौन बताइए? फाहियान। तो फाहियान किसके समय में आएगा बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आएगा। ठीक है, और ये जो हेन सॉन्ग है, तो ये आकर के एडमिशन लेगा। कहां पे एडमिशन लेगा? तक्षशिला में। और तक्षशिला में इस समय कुलपति कौन है? शीलभद्र हैं। कौन है? चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहेंगे ना। ठीक है, तो अच्छे से भाई, ठीक है, चलिए। और ये बुक कौन सी लिखेगा? मैंने बताया था ना, फाहियान, फा से फो क्यों की, तो ये क्या लिखेगा? सी क्यों की, सी क्यों की। ये इसका यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत को क्या बोल दिया गया? इसकी बुक है। समझ में आया? इसमें अपने पूरी यात्रा के बारे में इसने क्या किया है बताइए? बताया है। ठीक है, क्लियर है। अब हर्ष क्या, हाँ, क्या छूट गया?
अरे अभी बताया था ना कि तक्षशिला का कुलपति यानी यहाँ का प्रिंसिपल हेड कौन है? शीलभद्र है। कौन है? शीलभद्र है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो समझना, ठीक है। हर्ष, हर्ष को उपाधि दी गई थी, दो उपाधि दी गई थी। एक दी गई थी शिलादित्य और एक उपाधि दी गई थी कविराज, क्योंकि ये बहुत अच्छी जीवन में अपने 3 रचना लिखा था। एक लिखा था रत्नावली, कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है। एक रत्नावली और एक प्रिय दर्शिका। आ रहा है समझ में? और एक कादंबरी है, तो कादंबरी इसकी प्रेमिका थी। ठीक है। तो कादंबरी के बारे में हर्षचरित लिखना शुरू करता है, लेकिन फिर बीच में क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। तो इसको फिर पूरा कौन करता है? वाणभट्ट। और वाणभट्ट कौन है? इसका दरबारी कवि है। वाणभट्ट कौन है? दरबारी। ठीक है। तो इसका दरबारी कवि लिख लीजिए। अब इसके आगे रोएगा तो थोड़ी लिखेगा, तो वाणभट्ट इसके आगे रो रहा है, हर्षवर्धन डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ये सब कौन लिख रहा है? इसका दरबारी कवि, जिसका का नाम कौन है बताइए? वाणभट्ट है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। और तो आपसे जब कादंबरी बोलेगा ना, आप वाणभट्ट ही ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा पोर्शन 75% वाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है। और इसी के साथ एक नागानंद लिखा है। किसने? हर्ष ने, नागानंद। तो कादंबरी में आप टिक करेंगे किसको बताइए? वाणभट्ट को। और नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका क्या है बताइए? ये इसको लिखा था हर्षवर्धन ने, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बताइए? कविराज बोला जाता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? इसने अपने जैसे रत्नावली में इसने बताया है, सब लिखा है, संस्कृत का नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे होता क्या है कि जैसे जब आप 16 महाजनपद पढ़ते थे, तो 16 महाजनपद में बहुत पहले, आ रहा है समझ में? 16 महाजनपद में बहुत पहले कौशाम्बी का राजा उदयन था। उदयीन नहीं, उदयन, ये दूसरा है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन इसकी और वासदत्ता की प्रेम कहानी की जानकारी तो ये सब पूरा इसमें लिखा हुआ है। इसने बताया है कि पहले उदयन था। उदयन, उदयीन नहीं, उदयन नाम क्या है? ठीक है। नहीं, आप वहां पहुंच जाओ, कहाँ? मौर्य वंश में, अरे सॉरी, सबसे पहले वाले हर्यक में पहुंच जाओ। वो नहीं, उसके भी पहले जब महाजनपदों का निर्माण हो रहा था ना, तब की बात है। तो जो उदयन था, तो उदयन के पास सबसे बड़ी कला ये थी कि इतना सुंदर वीणा बजाता था कि वो हाथियों को कंट्रोल में कर लेता था। इतना अच्छा वीणा बजाता था, तो कोई भी उससे युद्ध नहीं जीत पाता था। क्यों? क्योंकि महाजनपद का समय याद करिए, उस समय युद्ध कैसे जीत सकते थे? जिसके पास ज्यादा हाथी अच्छे, तो जाके वीणा बजाने लगता था, तो सारे हाथी उसके पास आके खड़े हो जाते थे, तो लड़ते ही नहीं थे। इस प्रकार ये युद्ध जीत जाता था। तो उसी समय जो अवंती का शासक था, याद करिए, चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत उसको, उदयन को क्या करता है कि अपने सैनिकों से किडनैप करवा लेता है। कैसे किडनैप? एक योजना बनाता है, एक सफेद कलर का मतलब कृत्रिम हाथी बनवाता है, और उसके पेट में 4 सैनिक को बैठा देता है। और जाकर के उसके कुछ सैनिक वेश बदल के बताते हैं कि बहुत अच्छा सफेद हाथी आपके क्षेत्र में घूम रहा है। तो जैसे ही वो उसको देखता है, वीणा बजाने लगता है, तो उसके पेट से 4 सैनिक मिलते हैं, उसको किडनैप करके ले जाते हैं। तो चंड प्रद्योत बोलता है कि तुम मुझे वीणा बजाना सिखाओ। तो बोला कि नहीं सिखाऊंगा। तो बोला तो तुमको नहीं छोड़ूंगा, एक ही शर्त है, तुम सिखा दो, छोड़ के चले जाओ। तो बोला तुमको नहीं सिखाऊंगा, किसी और को सिखाऊंगा। तो बोला तो अब वो सोचता है कि किसी विश्वास पात्र आदमी को सिखाना चाहिए। तो वो चंड प्रद्योत अपनी बेटी, जिसका नाम क्या रहता है? रत्नावली, तो उसको क्या करता है? बोलता है कि इसको वीणा सिखाओ। बोलता है लेकिन एक शर्त है, मेरी जो मतलब एक रिश्तेदार है उसको सिखाना है, वो कुबड़ है। कुबड़ है मतलब झुकी हुई है, तो वो ऊपर देखा ही नहीं सकती है, तो इसलिए पर्दा लगा के करेंगे। और अपनी बेटी को बता दिया, चूंकि उदयन दिखने में बहुत ज्यादा क्या था बताइए? हैंडसम, जाने ब्रह्म टाइप दिखता था, तो कहा कि कहीं इसको प्यार ना हो जाए। तो उसने बोला कि वो कोढ़ी है तुम्हारा शिक्षक, उसको देखोगी तो तुम देख नहीं पाओगी, तो बीच में पर्दा लगा दिया। तो एक दिन वीणा बजाते बजाते सिखा रहा था, तो उससे गलती हो गई। तो यहां से उदयन चिल्लाता है, बोलता है कुबड़, कुबड़ी। तो वहां से चिल्लाती है कोढ़ी। तो इतने में वो गुस्सा के उसको ऐसे पर्दा खोलता है मारने, तो देखता है अरे बाप रे, ये तो कौन है? अप्सरा। और उसी वक्त दोनों में प्यार हो जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अब दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक रणनीति भागने की, क्योंकि पापा जी नहीं मानेंगे।
क्योंकि प्यार किससे हुआ है? दुश्मन से। तो फिर अब यहाँ पे ये लोग एक स्टोरी मतलब कूटनीति करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो वो रानी कहती है कि अब अंतिम चरण आ गया है, उसको सिखाने के लिए उदयन को जंगल में जाना पड़ेगा और रात में चमकती हुई जड़ी बूटी को लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये विद्या पूरी होगी। अब उसको शक हो जाता है चंद्रप्रदोत को, तो वो अपने जासूसों को भेजता है, बोलता है कि जाकर के इसका पीछा करना। तो 3 दिन तक उदयन नाटक करता है क्या, जड़ी बूटी ढूंढने का। तो सैनिकों को विश्वास हो जाता है कि ये नहीं भागेगा, और यही मौका देखते हुए ये दोनों कहाँ भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं, अपने राज्य पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब ये पूरे कथानक को यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये सब पूरा समझ में आया? हाँ, हेनसांग की बुक आप लोगों को समझ में आ गई। हेनसांग को क्या कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार। और ये मध्य भारत यानी जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है, इसको पूरा घूमता है। तो जब इसे मध्य प्रदेश को घूमता है तो मध्य प्रदेश को ये कहता है कि ब्राह्मणों का देश है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा लोग पूजा पाठ, और पता चला आया तो नवदुर्गा चल रही है, दशहरा देख लिया जबलपुर का, तो बोला कि भैया खूब पूजा पाठ हो रही है, दिन रात हो रही है, तो ये क्या है बताइए? ब्राह्मणों का देश है। तो मध्य प्रदेश को इसने क्या कहा बताइए? ब्राह्मणों का क्या कहा बताइए? देश कहा। इसी के साथ हम देखें तो आगे चल करके इससे हर्षवर्धन इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि शीलभद्र से भी प्रभावित है, और शीलभद्र के बाद किससे बताइए? दिवाकर से भी प्रभावित है, बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा झुका हो रहा है, इससे भी। तो इसको अपने दरबार में शरण दे देगा, और इतना ज्यादा शरण दे देगा कि 5वीं बौद्ध संगीति कराएगा, जिसे क्या कहेगा? महामोक्ष परिषद। अब महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष कौन बढ़ेगा? जो सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान होगा। ठीक है, तो ये जाकर के इसका अध्यक्ष किसको बना देगा? हर्ष। हर्ष इसका अध्यक्ष बना देगा हेनसांग को। तो बाकी के ब्राह्मण लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे किसको अध्यक्ष बना दिए? ये सांप खाता है, ये मछली खाता है, एक दिन मैं देख रहा था केचुआ घूम रहा था तो इसी को खाने लगा, ऐसे आदमी को क्या कर दिए हो? अध्यक्ष बना दिए हो। तो फिर इसके कारण इसको किसको हटाना पड़ा यहाँ महामोक्ष परिषद के अध्यक्ष से? किसको बताइए? हेनसांग को। समझ में आया? इसे शाक्य पंडित भी कहते हैं, नीति पंडित भी कहते हैं, बहुत होशियार था, तो इसे शाक्य पंडित भी कहा गया, पंडित मतलब विद्वान, और इसे क्या कहा गया बताइए? नीति पंडित भी कहा गया। समझ में आ गया? तो ये सब पूरी जानकारी किसके बारे में थी बताइए? हेनसांग के बारे में। ठीक है, अब हर्षवर्धन सोचेगा कि उत्तर भारत तो पूरा है मेरा, तो क्यों ना दक्षिण भारत भी मेरा हो जाए, दक्षिण भारत भी मेरा हो जाए। और नर्मदा नदी के पार क्या था? दक्षिण भारत। और अभी तक दक्षिण भारत में सिर्फ एक व्यक्ति ने विजय प्राप्त की है, जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। पढ़ाया था ना कल के लेक्चर में। समुद्रगुप्त ने कितने राज्य जीते? 12 राज्य। तो ये सोचता है अब मैं भी जाऊंगा, तो अब कूच करता है हर्षवर्धन कहां? दक्षिण भारत की तरफ। तो देखो स्थिति समझना। ठीक है, ये है नर्मदा नदी, ऊपर विंध्या है, और नीचे क्या है बताइए? सतपुड़ा है। और यहां पे चालुक्य राजा है, और चालुक्य राजा का नाम क्या है बताइए? पुलकेशिन, जो कि बहुत ज्यादा क्या रहता है बताइए? प्रतापी रहता है, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसकी लड़ाई होगी नर्मदा नदी के तट पे। स्थान का नाम क्या है? नर्मदा नदी का तट। ठीक है, और इसकी लड़ाई किससे होगी? हर्षवर्धन से। तो चूंकि हर्षवर्धन की जो सेना है तो विंध्य पार की है, फिर नर्मदा पार की है, फिर सतपुड़ा पार की है, फिर यहां आगे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहां पे आई है नर्मदा नदी के किनारे। तो यहां पे लड़ रही है चालुक्य राजा पुलकेशिन से। तो ऑलरेडी बहुत थक गई है, तो हर्षवर्धन हार जाएगा और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और ये सब पूरी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख से। कहां मिल रही है? पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख से, जिसका नाम क्या है बताइए? ऐहोल अभिलेख। उसमें ये सब जानकारी पूरी लिखी हुई है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से देखें तो हर्षवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और हर्षवर्धन के बाद पूरा का पूरा क्या है बताइए? प्राचीन भारत का इतिहास समझ जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब इस स्थिति को देखते हुए विदेशी आक्रमण होगा। ठीक है, यहां के लोग भी आपस में आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? अब यहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी समय यहां आपके गुर्जर प्रतिहार एक्टिव हो जाएंगे गुजरात के। बंगाल में कौन? पाल वंश। और दक्षिण में कौन? राष्ट्रकूट। तो ये लोग आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? कन्नौज। ठीक है, क्लियर है? और इसी पैरेलल में विदेशी आक्रमण हो जाएगा। और विदेशी आक्रमण में पहले कौन करेगा? गजनी,
और गजनी के बाद कौन करेगा? गौरी। गजनी आएगा तो लूट के चला जाएगा वापस, लेकिन गौरी आएगा तो साम्राज्य स्थापित कर देगा। आ रहा है समझ में? तो इस स्थिति का फायदा उठा करके यहां पे अंतिम में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे अंतिम में जीत तो जाएंगे गुर्जर, आ रहा है समझ में, लेकिन इसी संक्रमणकालीन स्थिति का फायदा कौन उठा लेंगे? ये लोग। तो ये लूट के चले जाएगा, लेकिन जब ये आएगा गौरी तो ये अपने एक वंश को यहां पे रख के चला जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा बताइए? गुलाम वंश रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है। और इस प्रकार यहां पे गुलाम वंश। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कल हम थोड़ा सा, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, कौन कहां से लड़ रहा है, कौन आ रहा है, किसको मार रहा है, कौन किसका बेटा है, फिर यहां से दादा लड़ रहा है तो यहां से बाप लड़ रहा है तो यहां से उसका बेटा लड़ रहा है, फिर अगला शासक आया तो ये कौन किसको, तो बहुत खिचड़ी है यहाँ पे एकदम, जिसको हम बहुत अच्छे से 20 मिनट में खत्म कर देंगे, और एकदम मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता करके, जिससे ज्यादा आपको कहीं नहीं। तो बुकों से पढ़ने में समझ में नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग लिखा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, एक साथ उनको बैठा ही नहीं पाओगे कि कौन कहाँ लड़ रहा है, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष में यहाँ पे हम अभी स्टॉप कर देंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाएगा मिडेवल, कुछ नहीं हुआ रही। और स्टॉप करके अब हम कहाँ चले जाएंगे? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में देखेंगे कि चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। संडे को स्पेशल मैराथन रहेगी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट वेद लिटरेचर, वेद साहित्य, यानी वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक ग्रंथ और पुराण, मनुस्मृति, जितना भी आज तक सुने होंगे और जो नहीं सुने होंगे वो सब। ठीक है, क्लियर है? तो चलो सब लोग नारियल लेके आना।